Okay, good afternoon, students. This is your sociology class, and we are doing chapter number 6. Today's our topic is related to state and civil society 6.4. स्टेट मीन्स एक स्टेट, एक कंट्री, एक स्टेट की मैनेजमेंट क्या है और सिविल सोसाइटी क्या है. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. चलो स्टार्ट करते हैं. यू मे हैव नोटिस्ड दैट मच ऑफ दिस चैप्टर हैज़ बीन कंसर्न विद द स्टेट. हमने देखा ये बहुत सारा चैप्टर स्टेट से ही रिलेटेड है. द स्टेट इज़ इंडीड ए वेरी क्रूशियल इंस्टीट्यूशन व्हेन इट कम्स टू द मैनेजमेंट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन ए नेशन. एक स्टेट, एक राज्य है जो कि एक देश है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन बन जाता है जब वो कल्चरली डाइवर्सिटीज़ के साथ एक स्टेट को बनाता है, मैनेज करता है. मीन्स हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं, धर्म, उसके अलावा डाइवर्सिटीज़ होने के बावजूद भी हम एक स्टेट, एक कंट्री बने हुए हैं. Although it claims to represent the nation, the state can also become somewhat independent of the nation and its people. हालांकि जो एक स्टेट है वो एक क्लेम करता है कि वो एक राष्ट्र है, लेकिन कुछ हद तक वो अपने आप में भी एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है. टू द एक्सटेंट दैट द स्टेट स्ट्रक्चर, द लेजिस्लेचर, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, आर्म्ड फोर्सेज, पुलिस एंड अदर आर्म्स ऑफ द स्टेट बिकम्स इंसुलेटेड फ्रॉम द पीपल. इस तरह से किस तरह से ये इंडिपेंडेंट है अपने आप में लोगों से, क्योंकि इसके लिए अपनी लेजिस्लेचर है, ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशरी है, आर्म्ड फोर्सेज हैं, पुलिस हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्टेट को मैनेज करते हैं, चलाते हैं. इट ऑल्सो हैज़ द पोटेंशियल ऑफ टर्निंग ऑथोरिटेरियन. इसके पास ताकत को यूज़ करने की भी पोटेंशियल है, ये पावर भी स्टेट के पास ही है. एन ऑथोरिटेरियन स्टेट इज़ द अपोजिट ऑफ ए डेमोक्रेटिक स्टेट. लेकिन जब एक ऑथोरिटेरियन स्टेट केवल ऑथोरिटी की आप बात करने लगोगे, अधिकार की बात करोगे या एकाधिकार की बात करोगे, तो स्टेट डेमोक्रेटिक स्टेट से अलग हो जाता है, क्योंकि उसमें सारी ताकत उसी के पास हो जाएगी. और डेमोक्रेटिक स्टेट में आपको पता है ताकत किसके पास होती है, लोगों के पास, क्योंकि लोग ही वोट देकर बनाते हैं ना भाई, जो रूल करेंगे उस देश के ऊपर. इट इज़ ए स्टेट इन विच द पीपल हैव नो वॉइस एंड दोज इन पावर आर नॉट अकाउंटेबल टू एनीवन. तो एक अथॉरिटेरियन स्टेट में क्या होगा, लोगों के पास कोई भी आवाज़ नहीं होगी किसी तरह का सवाल उठाने की, और गवर्नमेंट को भी कोई जवाबदेहिता नहीं होगी, जो कि मतलब गवर्नमेंट किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेगी. ठीक है, उसको किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती ऑथोरिटेरियन स्टेट में. ऑथोरिटेरियन स्टेट्स ऑफन लिमिट और अबॉलिश सिविल लिबर्टीज़ लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी, राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम रॉन्गफुल यूज ऑफ अथॉरिटी, राइट टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड सो ऑन. तो एक ऑथोरिटेरियन स्टेट क्या करता है, लोगों के हर तरह के अधिकारों को छीन लेता है. ना उनके पास बोलने की आज़ादी होती, ना प्रेस की को आज़ादी होती, ना पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की आज़ादी होती. ठीक है, तो किसी तरह का गलत काम भी स्टेट करता है तो उसके अगेंस्ट हम कुछ भी ये कर नहीं सकते, बोल नहीं सकते. ऐसे स्टेट्स का आपको नाम सुनना है तो एक तो किम जोंग का नॉर्थ कोरिया है ही, कुछ हद तक चाइना को भी ऑथोरिटेरियन स्टेट हम मान सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर वन पार्टी रूल है और वहाँ की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लोगों के पास पावर कम ही है. Apart from authoritarianism, there is also the possibility that state institutions become unable or unwilling to respond the needs of the people because of corruption, insufficiency और lack of resources. तो एक अथॉरिटेरियन स्टेट के अलावा ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा करप्ट हो, गवर्नमेंट इनस्फिशियंसी का मतलब होता है क्षमता ना हो उसके पास हर काम को करने की, और या फिर रिसोर्सेज बहुत कम हो. इन शॉर्ट देयर आर मैनी रीजन्स वाई ए स्टेट में नॉट बी ऑल दैट इट शुड बी. तो इस चीज़ के पीछे बहुत सारे रीजन्स होते हैं कि स्टेट एक्चुअल में क्या है और होना क्या चाहिए. नोट स्टेट एक्टर्स एंड इंस्टीट्यूशंस बिकेम इम्पोर्टेंट इन कंटेक्स्ट फॉर they can keep a watch on state protest against its injustice and supplement its efforts. तो एक स्टेट के अलावा जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, मतलब इंस्टीट्यूशंस हैं या इंसान हैं, एनजीओ हैं, वो सब क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं इस अन्याय के खिलाफ में और अपने एफर्ट्स लगाते हैं. सिविल सोसाइटी, अब आप समझ गए स्टेट क्या है और ऑथोरिटेरियन स्टेट क्या है या ऑथोरिटेरियनिज्म क्या है, अच्छे से समझ गए होगे. 3 ही पॉइंट थे इसमें. Civil society is the name given to the broad arena which lies beyond the private
डोमेन ऑफ फैमिली बट आउटसाइड द डोमेन ऑफ बोथ स्टेट एंड मार्केट। तो सिविल सोसाइटी क्या है, मतलब नागरिक समाज जो हम सब से मिलकर बना है, वो एक ऐसा अरेना है जो कि लोगों से मिलकर बनता है, जिसमें एक एक इंडिविजुअल फैमिली भी आती है और वो स्टेट से और मार्केट से अलग है, जो स्टेट कंट्रोल चीज़ें हैं उनसे। सिविल सोसाइटी इज़ द नॉन स्टेट एंड नॉन मार्केट पार्ट ऑफ द पब्लिक डोमेन इन विच इंडिविजुअल्स गेट टुगेदर वॉलंटरली टू क्रिएट इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो सिविल सोसाइटी स्टेट से अलग एक ऐसा नॉन स्टेट इंस्टीट्यूशन है जो हम सब से मिलकर बनता है और हम सब अपनी इच्छा के अनुसार ऐसे इंस्टीट्यूशंस को बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को बनाते हैं। It is the sphere of active citizenship. Here individuals take up social issues, try to influence the state or make demands on it. तो इस सिविल सोसाइटी के लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, फिर अपनी डिमांड्स को गवर्नमेंट के आगे या स्टेट के आगे रखते हैं कि मान लो फॉर एग्जांपल करप्शन का इशू है तो उस इशू को उठाते हैं, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी का इशू है तो उस इशू को उठाते हैं और हम सब उन अपनी डिमांड्स को कंप्लीट करवाने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ वॉलंटरी एसोसिएशंस, ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशन फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ सिटीजन्स। तो ये सभी नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं, लोगों से मिलकर बने हुए हैं, जो लोगों ने अपनी इच्छा से बनाए हैं और बहुत सारे लोग इसके मेंबर होते हैं। इट इंक्लूड्स पॉलिटिकल पार्टीज। अब पॉलिटिकल पार्टीज भी हो सकती हैं जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो पावर में नहीं हैं। मीडिया इंस्टीट्यूशंस, मीडिया के लोग हो सकते हैं। ट्रेड यूनियंस हो सकती हैं, जैसे वकीलों की यूनियन होती है, ठीक है, किसानों की यूनियन होती है, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज आप जानते ही हो। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं। एंड अदर काइंड्स ऑफ कलेक्टिव एंटिटीज, और ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो बहुत सारे लोगों के ग्रुप से बने हुए हैं। The main criteria for inclusion in civil society are that the organization should not be state controlled. मेन बात क्या है सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशंस की, वो स्टेट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते, वो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं। एंड इट शुड नॉट बी ए प्योरली कमर्शियल प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी, और ये केवल प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम नहीं करते हैं, ये लोगों की डिमांड्स को या सोशल इश्यूज़ को रेज करके उनके लिए प्रोटेस्ट करते हैं। दस Doordarshan is not part of civil society, though private television channels are a car manufacturing company is not part of civil society, but the trade unions to which its workers belong are. तो इस तरह से दूरदर्शन एक नॉन स्टेट इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो स्टेट कंट्रोल है क्योंकि भारत सरकार ने ही दूरदर्शन को चला रखा। लेकिन जो प्राइवेट चैनल हैं वो सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशंस माने जाएंगे। उसी तरह से ट्रेड यूनियन सिविल सोसाइटी के अंदर आएंगी, और कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो गवर्नमेंट ओन हैं तो वो क्या है, वो स्टेट इंस्टीट्यूशंस में आएंगी। ऑफ कोर्स दीज क्राइटेरिया अलाउ फॉर ए लॉट ऑफ ग्रे एरियाज। फॉर एग्जाम्पल्स, ए न्यूज़पेपर में बी रन लाइक प्योरली कमर्शियल एंटरप्राइज और एन एनजीओ में बी सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट फंड्स। इसके अलावा भी और तरह के इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, जैसे एक न्यूज़पेपर है जो गवर्नमेंट की हेल्प से काम करता है, या फिर एक एनजीओ है जिसको गवर्नमेंट बहुत सारा फंड प्रोवाइड करवाती है। द इंडियन पीपल हैड ए ब्रीफ एक्सपीरियंस ऑफ अथॉरिटेरियन रूल ड्यूरिंग द इमरजेंसी इन्फोर्स्ड बिटवीन जून 1975 एंड जनवरी 1977। अब भारत को ऑथोरिटेरियनिज्म का एग्जाम्पल देखना है तो हमारे यहाँ पर जब 1975 से 1977 के बीच में इमरजेंसी लगी तो उस टाइम पे हमारा स्टेट क्या बन गया था, ऑथोरिटेरियन स्टेट बन गया था, क्योंकि उस टाइम पे लोगों के सारे अधिकार छीन लिए गए थे। पार्लियामेंट वाज सस्पेंडेड एंड न्यू लॉज वर मेड डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट के बिना ही सरकार ने सीधे नए नए नियम बनाए। सिविल लिबर्टीज वर रिवोक्ड एंड ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकली एक्टिव पीपल वर अरेस्टेड एंड जेल्ड विदाउट ट्रायल। बहुत सारे लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया जो किसी तरह के काम उस टाइम पे करवाना चाहते थे इमरजेंसी के टाइम पीरियड में। सेंसरशिप वाज इम्पोज्ड ऑन द मीडिया एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कुड बी डिसमिस्ड विदाउट नॉर्मल प्रोसीजर्स। मीडिया के ऊपर सेंसरशिप लगा दी गई थी और गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को भी डिसमिस कर दिया गया था जो गवर्नमेंट के साथ उस टाइम पे नहीं खड़े थे। द गवर्नमेंट कंसर्न लोअर लेवल ऑफिशियल्स टू इम्प्लीमेंट इट्स प्रोग्राम एंड प्रोड्यूस इंस्टेंट रिजल्ट्स। गवर्नमेंट ने नीचे के लेवल के ऑफिसर्स को डायरेक्ट ऑर्डर दिए और इस प्रोग्राम को जो भी गवर्नमेंट उस टाइम पे करवाना चाहती थी उनको जल्दी से जल्दी लागू करवाने के लिए कहा गया। द मोस्ट
Notorious was the forced sterilization campaign in which large numbers died due to सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस। इनमें से सबसे जो भयानक काम था वो बड़े लेवल पर फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन मीन ज़बरदस्ती लोगों की नसबंदी करना, क्योंकि इंदिरा गांधी को ऐसा लग रहा था कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए यही एक स्टेप बचा है, तो ये किया गया। इससे लोगों की सारी फ्रीडम छीन ली गई थी। वैन इलेक्शंस वर हेल्ड अनएक्सपेक्टेडली इन अर्ली 1977 द पीपल वोटेड ओवरवेलमिंगली अगेंस्ट द रूलिंग कांग्रेस पार्टी। और जब 1977 में इलेक्शन हुए तो लोगों ने दुखी होकर कांग्रेस की बजाय दूसरी पार्टीज़ को वोट दिए और कांग्रेस इस बार इलेक्शन में हारी। और आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा कि इस तरह से कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस रहा था 3-4 इलेक्शन तक कंटिन्यूसली। द इमरजेंसी शॉक्ड पीपल इनटू एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड हेल्प engage the many civil society initiative that emerged in 1970s। तो इस इमरजेंसी के बाद से लोग पूरी तरह से डर गए थे और उन्होंने बाद में आगे चलकर बहुत सारे सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन बनाने शुरू किए। दिस पीरियड सो द resurgence of a wide variety of social movements including the women's environmental human rights and दलित movements। तो इस चीज़ से परेशान होकर उस बाद में बहुत सारे वुमेन ऑर्गेनाइजेशन बने, इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बने, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन बने, दलित मूवमेंट्स हुए। टुडे द एक्टिविटीज़ ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हैव एन इवन वाइडर रेंज इंक्लूडिंग advocacy and lobbying activity with national and international agencies as well as active participation। और आज के टाइम पे ये सिविल सोसाइटी हमारे देश में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है और अब गवर्नमेंट इनको किसी भी तरह से दबा नहीं सकती है और गवर्नमेंट को अपने कामों की जवाबदेहिता रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है और उनके लिए अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ती है। ठीक है। फोर्सिंग द स्टेट टू रिस्पॉन्ड टू द पीपल द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अब आपको आरटीआई के बारे में अच्छे से याद रखना, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। आरटीआई एक्ट राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना का अधिकार, कि भाई मेरे गांव में सरपंच को कितने टेंडर मिले हैं, उसने कितने टेंडर के हिसाब से कितना काम किया, हम आरटीआई लगा के तुरंत जान सकते हैं। ठीक है। या किसी भी अफसर के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। ये आरटीआई एक्ट 2005 में आया, आपको ये ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है। इससे लोगों की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और गवर्नमेंट की पावर बहुत ज़्यादा कम हो गई है। आरटीआई पे क्वेश्चन आते हैं, आप इसको पढ़ के उसके लैंग्वेज को समझ सकते हो। द इश्यूज टेकन अप आर डाइवर्स रेंजिंग फ्रॉम ट्राइबल्स जस्ट फॉर लैंड राइट्स। तो जो इश्यूज सिविल सोसाइटी ने बाद में उठाने शुरू किए वो बहुत डाइवर्स इश्यूज थे, मतलब अलग अलग तरह से जुड़े हुए थे। जैसे ट्राइबल लोग क्या थे, अपनी ज़मीनों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। डिवोल्यूशन इन अर्बन गवर्नेंस, शहरों के लोग जो शहरों में करप्शन बढ़ रहा था उसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। कैंपेन अगेंस्ट रेप एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, महिलाएं अपने जो महिलाओं के साथ रेप हो रहे थे, डोमेस्टिक वायलेंस हो रही थी, उसके लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन बना रही थी और अपनी डिमांड को मनवाने के लिए काम कर रही थी। रिहेबिलिटेशन ऑफ दोज डिस्प्लेस्ड बाय डैम्स एंड अदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जो लोग कहीं पर डैम बनाने से या माइंस की खुदाई से की वजह से वो अपने एरिया से हटा दिए गए थे, उनको दूसरी जगह पर घर बना कर दिए जाएं। रिहेबिलिटेशन के अच्छे से अच्छी मैनेजमेंट की जाए, इसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। फिशरमैन स्ट्रगल्स अगेंस्ट मशीनाइज्ड फिशिंग, जो मछुआरे थे बेचारे वो जो मशीनरी से फिशिंग होने लग गई थी उसके अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहे थे। रिहेबिलिटेशन ऑफ फोकस एंड पेमेंट डिवेलपर्स, कैंपेन अगेंस्ट स्लम डिमोलिशंस एंड फॉर हाउसिंग राइट्स, प्राइमरी एजुकेशन रिफॉर्म्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू दलित्स एंड सो ऑन। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ थे जिसके लिए सिविल सोसाइटीज़ के ऑर्गेनाइजेशन बने और अपनी अपनी डिमांड को पूरा करवाने के लिए ये काम करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे। सिविल लिबर्टीज़ ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट इन कीपिंग ए वॉच ऑन द स्टेट एंड फोर्सिंग इट टू ओबे द लॉ। तो सिविल सोसाइटी इस तरह से एक ऐसा इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है जो स्टेट से उसके कामों के बारे में पूछ सकता है और उसको कानून के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग बहुत सारी फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड करवाने के लिए कह सकता है। द मीडिया टू हैज़ टेकन एन इंक्रीजिंगली एक्टिव रोल स्पेशली इट्स इमरजेंट विजुअल एंड इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट्स। मीडिया की वजह से भी बहुत सारी इसमें कंटिन्यूसली सुधार आते गए और ये जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट्स बढ़ता गया, इस वजह से भी जो विजुअल मीन्स दिखाने वाले सीधे, मतलब कोई गलत कर रहा है तो उसकी वीडियो बना के डाल देना, इन सब चीज़ों से भी बहुत हद तक गवर्नमेंट के ऊपर अंकुश लगा है, उसकी पावर कम हुई है।
अमंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिसेंट इनिशिएटिव्स इज द कैंपेन फॉर द राइट टू इन्फॉर्मेशन। बाद में राइट टू इन्फॉर्मेशन के कैंपेन आपने अभी ऊपर देखा। बिगिनिंग विद एन एग्रीगेशन इन रूरल राजस्थान फॉर द रिलीज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन गवर्नमेंट फंड स्पेंट ऑन विलेज डेवलपमेंट। अब राजस्थान में जो गाँव के ऊपर खर्चे किए गए और जो गांव की डेवलपमेंट के लिए जितने पैसे आए उन चीज़ों को लेकर कैंपेन होने लगे और उन चीज़ों को आरटीआई से उनकी सूचना लोगों ने कलेक्ट करनी शुरू कर दी। डिस्पाइट द रेजिस्टेंस ऑफ द ब्यूरोक्रेसी द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू रिस्पॉन्ड टू द कैंपेन्स एंड पास ए न्यू लॉ फॉर्मली एक्नोलेजिंग द सिटीजन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब इस चीज़ को थोड़ा सा कम करने के लिए गवर्नमेंट ने भी, जब दबाव आया गवर्नमेंट के ऊपर, तो गवर्नमेंट को भी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जैसे कानून बनाने पड़े और उनको पास करना पड़ा। एग्जाम्पल्स ऑफ दिस सॉर्ट illustrate and crucial importance of civil society is ensuring that the state is accountable to the nation and its people। और इस सारी सिविल सोसाइटी के इतने सारे कामों की वजह से ही राज्य आज के टाइम पे हमारे देश या स्टेट मीन्स वैसे तो गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि अभी हम पावर की बात कर रहे हैं तो पावर गवर्नमेंट के पास ही है। हमारा स्टेट या हमारी गवर्नमेंट अब अकाउंटेबल है, उसको जवाबदेहिता लेनी पड़ती है। किसी भी काम के लिए कोई स्कैम हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है और उसके जो जो उस स्कैम में इन्वॉल्व है उनके अगेंस्ट कार्रवाई करनी पड़ती है। तो इस तरह से सिविल सोसाइटी आज के टाइम पीरियड में एक बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूशन बन गया है और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर की कुछ क्लासेस ऑनलाइन हुई, कुछ ऑफलाइन हुई, कुछ तो इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना। अभी आज की क्लास बनाकर मैंने डाल दी है।